students, it's me Vanidhi. As you all know that we are studying about the Indian Constitution, and in our previous video we have discussed about the Constitution and the need of Constitution in a country. So in our this video we are going to discuss about the key features of Indian Constitution. उसका सबसे पहले मैं आपको यहाँ intro दे देती हूँ. The long experience of oppressive rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. कि इंडियंस का ये लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा था जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो इंडियंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था. तो इंडियंस ने ये डिसाइड किया कि जब इंडिया फ्री होगा तो इंडिया में डेमोक्रेसी होगी, इंडिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए और सभी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको अलाउ किया जाना चाहिए. ठीक है, कि सब गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसका मन करे. ओके, इसके लिए उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई. ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में फॉर्म हुई जिसमें 300 मेंबर्स थे जो अगले 3 साल के लिए पीरियोडिकली मिलते रहे. ठीक है, and various things are kept in mind while drawing up constitution, as the country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct culture. कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था इंडिया का तो उस टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि इंडिया में जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलती हैं, जो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करती हैं, जिनके डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो. इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर बोला जाता है क्योंकि इन्होंने इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत मेजर रोल प्ले किया था. ठीक है, अब यहाँ मैं आपको ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिखा रही हूँ. देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बैठे हुए हैं और जो मतलब जितने भी इश्यूज होते थे या प्रॉब्लम्स होती थी उस टाइम पे या जो चीज़ें वो कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहते थे उनके ऊपर डिस्कस करते थे. ठीक है, यहाँ डिस्कशन होता था, डिबेट होता था और ये प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू. ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं. ये आप फोटो यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर को, राइट. अब ये देखिए, ये वेरियस की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. यहाँ पे मैं आपको ये देखिए, ये इमेज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की. हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ इनकी फीचर्स को डिस्कस करने से पहले कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 2 years 11 months 18 days के बाद फाइनली बन के रेडी हुआ था और इसे 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इट केम इनटू इफेक्ट. ओके, सो यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं जो की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेक्युलरिज्म एंड फंडामेंटल राइट्स. अब एक एक की फीचर को हम यहाँ देखते हैं. फेडरलिज्म, इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. कि एक कंट्री में एक लेवल से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट का होना. जैसे इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड पंचायती राज. ठीक है, कि सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट है और लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट है जिसे पंचायती राज कहा जा सकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर ऑफ ईच गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में इन सभी जो लेवल हैं गवर्नमेंट के, इनकी पावर को डिफाइन किया गया है. ओके, अब नेक्स्ट देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में पार्लियामेंट है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मीनिंग है बेटा राइट टू वोट. Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens, means that the people of India have a direct role in electing their representatives. Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in election. यहाँ मैं आपको समझा दूँ कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मीन्स राइट टू वोट. कि जो भी पीपल हैं, जो भी सिटीजन हैं इंडिया के, दोज हु आर अबव 18 years, दे कैन कास्ट वोट. ठीक है, वो वोट कास्ट कर सकते हैं और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव या लीडर को इलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और वोट कास्ट करने के साथ साथ जो इंडिया के सिटीजन हैं दे ऑल्सो कैन कंटेस्ट इन इलेक्शन. वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं. ठीक है, सो आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ में आए कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है, यहाँ पे राइट टू वोट है. जो भी इंडिया के सिटीज़न हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं और वो इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शन फाइट कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं. इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं है, डिस्पोटिक रूल नहीं है. ओके,
अब नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। यहाँ पे बेटा ध्यान दो कि मैं ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट की बात कर रही हूँ, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। दीज आर द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जिन रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्ट करते हैं वो लेजिस्लेचर से बिलोंग करते हैं। लेजिस्लेचर मेक्स लॉज। द एग्जीक्यूटिव आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। मीन्स जो लॉज लेजिस्लेचर बना रही है उनको एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेगा और गवर्नमेंट रन करता है, ठीक है। द जुडिशरी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री, कि इंडिया में एक सिस्टम ऑफ कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो सबसे सुप्रीम है, सबसे बड़ी है। उससे नीचे हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो यहाँ पे जो जुडिशरी है उसका मेजर रोल ये होता है, रोल ऑफ जुडिशरी एज द गार्जियन और प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स लेजिस्लेचर जो लॉज बना रही है, एग्जीक्यूटिव जो लॉज इंप्लीमेंट कर रही है, जुडिशरी इस चीज़ को देखता है कि वो जो लॉज बन रहे हैं या इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के ही हो, ठीक है। और अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है कंट्री में या स्टेट में, पर्सन्स में, तो उन चीज़ को भी, उन डिस्प्यूट्स को भी जुडिशरी जो है सॉर्ट आउट करता है, ठीक है। तो इस तरह से पावर का बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म। अ सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। इंडिया ऑफिशियली डू नॉट हैव एनी रिलीजन। मीन्स कि सेक्युलर स्टेट वो होता है जो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, ना ही उसका अपना खुद का कोई रिलीजन होता है, ठीक है। और इसी तरह से इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है क्योंकि इंडिया में इंडिया का खुद का कोई ऑफिशियली रिलीजन नहीं है, ठीक है। सो इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये इंपॉर्टेंट की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। द फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड एज द बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं सभी सिटीजन्स के, क्योंकि ये जो बेसिक राइट्स इसलिए कहा गया है इन्हें क्योंकि किसी भी सिटीज़न को सर्वाइव करने के लिए इन फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत होती है। इन्हें हम वन बाय वन अभी देखते हैं। और इन राइट्स को डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में, अप्लाइड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट, क्रीड और जेंडर। चाहे हम किसी भी रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट और क्रीड और जेंडर से बिलोंग करते हैं, हम सबको, जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, उन्हें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। एंड इट ऑल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ अगेंस्ट द मेजॉरिटी। फंडामेंटल राइट्स इस चीज़ की भी गारंटी देता है कि जो माइनॉरिटी की जो राइट्स हैं उन्हें वायलेट नहीं किया जाएगा, जो मेजॉरिटी ग्रुप है उन्हें वायलेट नहीं कर सकता। द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि पहले जो फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी इसमें से हटा दिया गया है, अब 6 रह गए हैं। अब इनको हम देखते हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मैं वन बाय वन हर एक के बारे में आपको बता देती हूँ। राइट टू इक्वलिटी मीन्स ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं वो सभी लॉ के मतलब लॉ के आगे, कानून के आगे सब समान है। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड हो उनका, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सभी इक्वली ट्रीट किए जाएंगे लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, कि वी हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation, business, कि हमें ये right to freedom है कि हम अपनी जो फीलिंग है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं और किसी भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या बिजनेस को प्रैक्टिस इनके अपना सकते हैं, ठीक है। 3rd हमारा राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर एंड चाइल्ड वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट करता है फोर्स लेबर को, चाइल्ड लेबर को, ठीक है। जो चाइल्ड है वो जो बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज हैं, कि जो 14 ईयर्स से कम है या जो 14 ईयर के हैं, उनको किसी भी तरह से वर्क में, किसी भी तरह के वर्क में ना लगाया जाए, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हम सबको ये फ्रीडम है कि वी कैन प्रैक्टिस और प्रोपगेट एनी रिलीजन, कि हम किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट,
writes the constitutional states that all minorities group can set up their educational institution to preserve and develop their own culture, कि जितने भी जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं, चाहे वो रिलीजियस बेस पे हैं या फिर लिंग्विस्टिक बेस पे हैं, वो अपने एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रन कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, अपने कल्चर को प्रिजर्व और डेवलप करने के लिए। ओके, देन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। बेटा यहाँ मैं बता देती हूँ कि ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, because this allows citizen to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state। कि अगर किसी भी पर्सन को, इंडिया के किसी भी पर्सन को ये लगता है कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वायलेट किया जा रहा है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। ओके, सो यहीं पे आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो रहा है। इस चैप्टर में हमने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड्स हाउ अ कंट्री, स्टेट और अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेट ऑफ रूल्स है जो कि गाइड करता है किसी भी कंट्री, स्टेट और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को कि उन्हें कैसे काम करना है। द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री, कि किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। और साथ में इस वीडियो में हमने देखा है कि की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स वो क्या हैं, जैसे फेडरलिज्म है, फर्स्ट सेकेंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, सेक्युलरिज्म एंड फंडामेंटल राइट्स। अब आपको क्या करना है कि ये आपका चैप्टर यहीं फिनिश हो रहा है, आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है, आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप क्या करेंगे कि आप इसको हर एक जो पॉइंट्स हैं पोज करके उसे अच्छे से पढ़ेंगे और जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसे अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू बेटा एंड गुड लक।